तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं और 17 पे देखिए क्या बोला है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में खूब आते हैं रिलेशनशिप वाले, बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑप्शन एमसीक्यू दे देते हैं जहां आपको चूज करना होता है करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने आराम से आप कर सकते हैं। हम लोग x इक्वल टू 3 पे क्वांटिटी चेक करने वाले क्वेश्चन के हिसाब से और ये बताने वाले हैं कि भाई अगर 3 पर कॉन्टिन्यूअस है तो a और b में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। चलिए, तो एट x इक्वल टू 3 फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है साहब। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 के ऊपर छोटा सा माइनस, तो 3 के ऊपर छोटा सा माइनस है, 3 से छोटी वैल्यू है तो ax प्लस 1 आ जाना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखेंगे अभी। ये हमारा काम हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। चाहो तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 3 की, तो आ जाएगा 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 3 के ऊपर छोटा सा प्लस, 3 से बड़ा, 3 से बड़ी ग्रेटर देन 3, ये आ गया bx प्लस 3, ये आ गया bx प्लस 3। अब यहां पर x की जगह 3 पुट कर दो तो 3b प्लस 3, ये कहानी आ गई। और फंक्शन की वैल्यू भी निकालने की कोशिश अगर कर लें 0.3 पर, तो ये वैल्यू पहली बनती है। x इक्वल टू 3 डालोगे तो x की जगह 3 डालना पड़ेगा। भाई फंक्शन है आपको समझाने के लिए ये, और x की जगह 3 डाल दो तो क्या बन गया 3a प्लस 1। अब अगर 3 पे कॉन्टिन्यूअस होना है, फंक्शन को 3 पर कॉन्टिन्यूअस होना है, तो हम ये जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 3 पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 तो बराबर ही है, यानी 3a प्लस 1 और 3b प्लस 1 बराबर होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो 3a प्लस 1 को इक्वल टू होना चाहिए 3b प्लस 3 के साथ। और ये तो खुद f3 जो है वो 3a प्लस 1 के बराबर था, तो ये इक्वेशन सी बन गई। अब इन दोनों को साथ ले लो, कौन सी परेशानी वाली बात। 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3 को ले जाओ 3a और b को एक तरफ, और 3 माइनस 1, यहां 3 ले लिया कॉमन तो a माइनस b, ये वैल्यू हो गई 2। तो यहां से a माइनस b का रिलेशन क्या निकला 2/3, और ये आंसर हो गया। यानी अगर a माइनस बी इक्वल टू 2/3 होता है तो ये फंक्शन हमारा 3 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब a माइनस बी इक्वल टू 2/3 है, बुक में जो आंसर दिया है शायद वो a इज इक्वल टू b प्लस 2/3 दिया है, तो मैं इसलिए लिख देता हूं कि आप किसी कीमत पे आंसर को लेकर कंफ्यूज ना करें। बात तो बराबर ही है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हड़बड़ा ना जाएं, तो a इक्वल टू b प्लस 2/3 इस तरीके से मैच कर लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन, किस लेमडा की वैल्यू के लिए जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इज इक्वल टू 0 पर। और फिर बोला व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी की चर्चा कीजिए आप। ठीक है, वो चर्चा तो बाद में करेंगे हम लोग, पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए बात करते हैं। तो 0 पे लेमडा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू 1, वो बात की बात देखेंगे। तो पहली बात देखते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, आप बाकी बातें समझते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू इसके अंदर आएगी, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक लिखा है। अब x के वैल्यू 0 पुट कर दो तो पूरी वैल्यू, x के वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो पूरी वैल्यू हमारी आ जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट 0, ठीक है। और फिर राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ बेटा, राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यदि 4x प्लस 1, ये आ जाओ 4x प्लस 1, 0 पुट कर दो तो यहां आ जाएगा 1। अब इस सिचुएशन में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो वी विल नॉट फाइंड एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा इज देयर फॉर continuity of function at x is equal to 0, यानी x is equal to 0 पर ये लेमडा की कोई वैल्यू हमको नहीं मिलेगी
जो कॉन्टिन्यूअस करा पाए इस फंक्शन को, क्योंकि लेमडा उड़ गया यहां से, कहां से करा पाएगा। ठीक है साहब, अब बात करते हैं हम लोग x इक्वल टू 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड, अब बात चर्चा चल रही है x इक्वल टू 1 के लिए, पकड़िएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा छोटा। तो 1 से थोड़ा सा छोटा, भाई 1 कहां पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 में। जिससे थोड़ा सा छोटा हो गया तो 4x प्लस 1 ले लोगे। ठीक है, 1 वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ गया आंसर 5। फिर राइट हैंड लिमिट ले लो, तो x की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस, तो फिर ये 4x प्लस 1 में आ गए, और फिर हमारी वैल्यू आ गई 5। फंक्शन ले लो 1 पर क्या वैल्यू होल्ड करता है, तो x इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसी में आ जाएगा। तो ये 4x प्लस 1 फंक्शन की वैल्यू बनेगी, जहां आप x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये फिर से 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे भी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर 5 होल्ड करती है। लेमडा इसमें है ही नहीं, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। एनी वैल्यू का मतलब है ऑल रियल वैल्यूज, तो लेमडा की वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज। एनी वैल्यू मतलब सारी वैल्यू लेमडा की, जितनी भी रियल वैल्यू है लेमडा की, कोई वैल्यू हो लेमडा की, उसके लिए फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। और पहले वाले केस में लेमडा की किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा, नो वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई सवाल इसके इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं आपसे, आपको आनी चाहिए, कोई ना कोई मिल ही जाता है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx, ये फंक्शन हमें दे रखा है, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं लिख के, जिससे आप, ये एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहचान रहे होंगे आप। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर। ये हमको प्रूफ करना है वहां जहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है लेस देन और इक्वल टू x। तो आप ये जानते होंगे, एक बार याद दिला देते हैं कॉन्सेप्ट वीडियो में, यानी 1 से 20 तक के एग्जांपल्स में उन्होंने इसको अच्छी तरह डिस्कस किया है। थोड़ा आप ध्यान दिला देता हूं कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए 1.99 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। देखिए लिखा है ना, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो अगर x हमारा इंटीजर होगा यानी 1, तो इक्वल टू 1 हो जाएगी। या फिर चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.99, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो 1 से छोटी है या बराबर है, तो बराबर तो है नहीं, 1 से छोटी, इससे छोटी क्या होगी 1.99 से 1। तो अगर ये 1.99 लिखा है तो 1 है, या कुछ भी लिखा है 1.8 लिखा है तो भी इसकी वैल्यू 1 है, और 1 लिखा है तो 1 है। और इसी तरीके से अगर 0 लिखा है तो ये 0 है, अगर 0.5 लिखा हुआ है तो भी ये 0 है, अगर ये 0.99 लिखा है तो भी ये 0 है। अगर माइनस में चले जाओ, ये -1.5 है, तो हमें चाहिए कौन सी, अभी इंटीजर नहीं है इंटीग्रल वैल्यू, तो इससे हमें लेस देन चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू -2। ये ग्रेटर इंटीजर के फंक्शंस की बात हमने की कि जब ये इंटीग्रल वैल्यूज होता है तो 1 का 1, 2 का 2 है ना, लेकिन 1 से जरा सा छोटा हो जाए, 1 से जरा सा छोटा हो जाए अगर 0.99 लिख देता हूं, अगर जरा सा भी छोटा हो जाए 1 से, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, खटाक से 0 हो जाएगी, जरा सा भी छोटा हो जाए। और जरा सा बड़ा हो जाए अगर, तो भी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो समझ रहे हैं ना, जब 1 है तो 1 है, 1 से जरा से छोटे में 0 हो गई, और जरा से बड़े में ये वैल्यू 1 की 1 ही बनी रही। आप देखिए ये बात आप समझ पा रहे होंगे, इसी का यूज करेंगे इसमें, इसलिए एक्सप्लेन किया आपको। चलिए साहब देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं उन सब पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यानी x बिलोंग, हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, वी आर चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी एट x बिलोंग्स टू i, ये इंटीग्रल वैल्यूज है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे समझने का प्रयास करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू
एक वैल्यू लेते हैं ए इज एन इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू है ना, एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है ए, और हम लोग उसी पर जा रहे हैं पता करने कि वहां पे कॉन्टिन्यूटी का हालात क्या है। तो x इज टेंडिंग टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a माइनस लिख दिया, और यहां पे फंक्शन लिख दोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अब ये जो a माइनस है देखिए, तो x को लिख लेते हैं a माइनस h। h क्या होता है, जब x टेंड करेगा a की तरफ तो h टेंड करेगा 0 की तरफ। h हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, आप ये जानते ही हैं। अब इस वैल्यू से हम h की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, समझ में आएगा हमको। तो यहां लिखा लिमिट, इसकी जगह हमने ये इस्तेमाल करते हुए h टेंडिंग टू 0 डाल दिया, x की जगह हमने लिख दिया a माइनस h माइनस ग्रेटर इंटीजर के अंदर a माइनस h। ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। अब इस वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, तो जब ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं, ये तो गिनती है ना 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4, जैसे ही उससे थोड़ा सा छोटा आप करेंगे तो यहां आंसर क्या दे देगा, a माइनस 1। समझ रहे हैं? देखिए 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 क्या बता रहा हूं मैं आपको। ये a क्या, मान लो कोई गिनती है, मान लो ये 3 है, a क्या है, 3 है। अब इसको आप अगर लिख दीजिए 3 माइनस 0.01, ये 3 क्या है, a है, ये a है, और ये क्या है, दिस इज h, समझाने के लिए दिस इज h। तो अगर जैसे ही 3 इसका आंसर आता 3, और जैसे ही 3.01 करोगे तो बेसिकली ये वैल्यू क्या है, 3 से थोड़ी सी छोटी, और जैसे ही छोटी होगी ये आंसर क्या दे देगा, तुरंत 2 दे देगा आपको। आपने समझा था कि ग्रेटेस्ट 3 माइनस 0.01 करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2.9 और 9, और इसका आंसर होता है 2। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, देखिए 2 निकल के आ रहा है। तो जैसे ही जरा सा छोटा होता है ये 2 आ जाता है। 2 क्या है, 3 से कम, 3 से कम। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी वो पूरी की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम। पकड़ पा रहे हो ना बात, इसको समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर जो वैल्यू लिखते हैं स्टैंडिंग टू 0, तो ये तो आ जाएगा a साहब, और लेकिन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस 1, और ये आंसर बन जाएगा a माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ये लिमिट निकालने का आप मुद्दा समझ पाए होंगे। ये लिमिट आ गई आपकी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, सपोज करिए 1। अब बात करते हैं हम लोग a पर के लिए। अब चलो राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं हम लोग। फिर लिमिट लिया और x टेंडिंग टू a प्लस डाला इस बार, और x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, तो x को लिखा a प्लस h। वही कहानी, जब x टेंडिंग टू a है तो h टेंडिंग टू 0 है, रिप्लेस कर देते हैं h से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह लिख दो a प्लस h, और इसकी जगह लिख दो a प्लस h। ठीक है साहब। अब देखिए a हमारा क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। देखिए a हमारी कैसी वैल्यू थी, इंटीजर। तो अगर कोई गिनती है, मान लो ये 3 है, और 3 में आपने थोड़ा सा जोड़ा 3 प्लस 0.01, तो भी आंसर क्या देगा, ये तो 3 ही देगा ना भाई। 3.01 जो होता है उसकी वैल्यू तो 3 ही होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a की a। अब यहां पर वैल्यू क्या बन गई, लिमिट डाल दीजिए आप, तो ये तो हो जाएगा a, और इसकी वैल्यू हो जाएगी a, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो यहां पे साफ तौर पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, दिख रही है। लेफ्ट हैंड की वैल्यू 1 है और राइट हैंड की वैल्यू 0 है। इसका मतलब फंक्शन, ये जो फंक्शन था gx, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, या जहां पर a इंटीजर है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि जो gx है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x लिख दो, वैल्यूज ऑफ x। ये आंसर हो गया। और इस तरह प्रूविंग करेंगे, ये थोड़ा सा जरूर समझिएगा, मैंने कोशिश की है बिल्कुल एक्सप्लेन कर देने की, उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 20। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन एक डिफाइंड किया है उन्होंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू पाई पर, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक, इसको अगर हम लोग
स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं बिना किए हुए, लेकिन वो बात नहीं करेंगे, हम लोग को तो एग्जामिनेशन में करके दिखाना होता है, तो इसको करते हैं हम लोग। तो करने का तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू पाई से थोड़ा सा छोटा, और जो फंक्शन लोगे वो फंक्शन तो सभी के लिए यही है, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अभी क्योंकि पाई पर है, पाई पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई माइनस एच को h टेंडिंग टू 0 पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हमारा x पाई की तरफ जाएगा तो h हमारा 0 की तरफ जाएगा। इस लॉजिक को यूज करेंगे, ये सब 11th में आपने पढ़ा है। लिमिट h में चेंज कर देते हैं, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, और x स्क्वायर की जगह, x की जगह पाई माइनस एच रख दो, और साइन पाई x की जगह रख दो पाई माइनस एच प्लस 5। ये देखिए वैल्यू रख दी आपने, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब इसको चाहो तो आप ओपन कर सकते हो, ना भी करो तो h की वैल्यू 0 डालोगे तो वैसे ही निपट जाएगा ये। एनीवे, आगे चलते हैं हम लोग, और यहां वैल्यू अगर आप ओपन करना चाहें तो इसको लिख सकते हो पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 एच पाई। इसको ओपन नहीं भी करेंगे तो भी वही जवाब आएगा। एनीवे, देखते हैं आगे। माइनस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा में साइन एच बन गया प्लस 5 कांस्टेंट फंक्शन। अब एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये खत्म, साइन 0 0, तो वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां पे भी देखिए एच की वैल्यू बिना खोले डाल देते 0, तो भी ये पाई स्क्वायर आता, खत्म हो जाता, 5 आता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, और राइट हैंड लिमिट में इसी तरह लिख दिया, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस में जाते हैं, फंक्शन जो गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, यही फंडा इस्तेमाल करेंगे कि x की वैल्यू ले लेंगे पाई प्लस एच, x टेंडिंग टू पाई, तो हमारा h टेंडिंग टू 0 होगा। इसका इस्तेमाल करेंगे लिमिट, जिससे हमें ज़्यादा आसानी से सवाल हो भी जाए और समझ में भी आए। तो h टेंडिंग टू 0 पर चेंज कर देंगे, x की जगह पुट कर दो पाई प्लस एच, और यहां पुट कर देते हैं साइन पाई प्लस एच प्लस 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिमिट अभी लिखे रहने देते हैं, अगले स्टेप पे वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। ये हो गया पाई प्लस एच का हो, ये पूरा ब्रैकेट चल रहा है, ये मैं समझना इसके साथ लगा हुआ है, ये पूरी कहानी ब्रैकेट के साथ है, इसी में लिमिट लगा दो, इसको छोड़ दो, पता लगा। आप समझ रहे हैं ना पूरी बात। अब यहां भी ब्रैकेट यूज कर लीजिए, साइन पाई प्लस साइन 180 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एच प्लस 5। अब एच 0 पुट कर दो, ये वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर, ये खत्म हो गया प्लस 5। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर निकल रही है, बड़ी सुंदर बात है। लेकिन अभी एफ एक्स की वैल्यू भी पाई पर निकाल के देख लेते हैं। तो ये वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस नहीं था, माइनस था जी, प्लस 5 था। अब ये एक्स की जगह पाई पुट कर देना है, तो वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5। अब जानते हैं साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये तीनों हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट पाई, सारी की सारी वैल्यू होल्ड करता है पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई। इसमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से पूरी वर्किंग दिखा दी, एकदम सॉलिड तरीका करने का। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा हम लोग। तो 21 के अंदर इन्होंने बोला है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो एक तरीका क्या है कि सीधे इसकी क्वांटिटी चेक करने लगे हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, कहां कहां क्या संभावना है। और एक है स्टेटमेंट के थ्रू, जो हमको मालूम है, क्या मालूम है कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर।
अब देखिए स्टेटमेंट में अगर बात करें तो सीधे ही खत्म हो जाएगा। हम आपने वो स्टेटमेंट की बात करते हैं, याद में दिलाते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो में एग्जाम्पल 120 में लगाया है, उसमें आपको बताया है कि अगर कोई फंक्शन fx प्लस gx है, दो फंक्शन का सम, ये कॉन्टिन्यूअस है और साथ में ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। sin x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, cos x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो sin x प्लस cos x भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। बात खत्म हो गई। sin x माइनस एक्स भी इसी तरह इसी में माइनस लगा दो तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ये थ्योरम्स हैं, एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो आप fx कॉन्टिन्यूअस, gx कॉन्टिन्यूअस, तो sin x माइनस cos x भी कॉन्टिन्यूअस। बात खत्म एवरीवेयर। तीसरी बात, fx इंटू gx के साथ भी यही होता है। ये सीखा था हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो में कि अगर हमारा fx कॉन्टिन्यूअस, हमारा gx कॉन्टिन्यूअस, तो fx इंटू gx भी कॉन्टिन्यूअस। sin x कॉन्टिन्यूअस, cos x कॉन्टिन्यूअस, तो sin x इंटू cos x भी कॉन्टिन्यूअस। बात खत्म। स्टेटमेंट से ही प्रूव कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं कर सकता आपको, ठीक है ना। लेकिन अब मान लीजिए 3 नंबर में सवाल आ जाएगा तो ये स्टेटमेंट लिखने के साथ साथ कुछ वर्किंग देनी पड़ेगी, तो वर्किंग भी देख लेते हैं। लॉजिक और कॉन्सेप्ट तो आपने पकड़ लिया है, चलिए वर्किंग देख लेते हैं और एक तरीके से इसको कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया है ना, इसको थोड़ा सा आसान कर लेंगे हम लोग। कैसे आसान कर लेंगे? देखिए यहां पर जो fx दिया हुआ है, इसको हम लोग 1/√2 और अंदर 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। sin x प्लस 1/√2 cos x। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, इसको सीधे करने की जगह ये आसान पड़ेगा, इसलिए इस तरह लिख सकते हैं। √2 कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया सर। अब देखिए इसको लिख लो √2 और sin x लिखो, और इस 1/√2 को लिख सकते हो cos π/4, cos 45 डिग्री। 1/√2 वैल्यू होती है, कोई परेशानी नहीं। यहां इसी तरीके से कर सकते हो sin π/4 इंटू cos x। ये सब आगे भी इस्तेमाल होते हैं पढ़ाई में, इसलिए ये सब जानना जरूरी रहता है, तिकड़म थोड़ी सी। तो ये इसको देखिए cos π/4 लिख दिया, इसको sin π/4 लिख दिया। अब ये हमारा देखिए फॉर्मूला बन गया, ये sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी, ये ए है ये बी है, और cos a इंटू साइन बी। तो इसको लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस π/4 कर दो, क्या दिक्कत। तो हमारा जो फंक्शन था वो फंक्शन रिड्यूस होकर केवल एक फंक्शन में आ गया। इसकी लिमिट, ये कॉन्टिन्यूटी चेक करना आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। अब ये हम जानते हैं कि sin x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है तो वो कॉन्टिन्यूअस ऊपर वाला हो ही गया। अब जनरल पॉइंट के लिए प्रूफ करना अगर चाहते हैं, हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जनरल पॉइंट के लिए प्रूफ करना चाहें हम तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। मान लीजिए लेट ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर ले लेते हैं और हम देखते हैं इन जनरल ए पर प्रूफ करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो बेटा, लिमिट लिया, ए के ऊपर छोटा सा माइनस और पूरा फंक्शन। इस √2 को तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, फिर भी लिख देते हैं √2 साइन x प्लस π/4। देखिएगा साहब इसकी कहानी क्या बनती थी। अब इसको 0 पर चेंज कर लेंगे हम लोग। क्या लिख रहे हैं, x टेंडिंग टू a माइनस, तो x को लिख लो a माइनस h। तो x जब जाएगा a की तरफ तो h जाएगा 0 की तरफ। इस फंडे को यूज करेंगे, h पे चेंज कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह हम पुट कर देंगे a माइनस h। तो ये √2 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन में आ जाओ, x की जगह पुट कर दो a माइनस h प्लस π/4, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, ये देखिए यहां पर आ गया a माइनस h प्लस π/4। अब इसमें देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, √2 इधर रखा, और इसको लिख लो दो एंगल्स में, एक तो यूज करेंगे a प्लस π/4 और दूसरा माइनस h। इस तरीके से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, देखिएगा। अब यहां पर आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो ये वैल्यू क्या बन गई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, √2, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटी पड़ जाएगी जगह, उधर करना होगा फिर अपने को, साइन a माइनस बी, तो ये होगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी।
ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो ये √2 का तो √2 बन ही रहा साहब, और h टेंडिंग टू 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, ये वैल्यू हो गई sin a प्लस पाई बाई 4, और यहां वैल्यू sin h की डालोगे तो sin 0 0 होता है, ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा गया √2 sin a प्लस पाई बाई 4। ये हमारी कौन सी वैल्यू आई है? लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग। राइट हैंड लिमिट में लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू a, कहां पे निकाल रहे थे? a जनरल पॉइंट पर, a प्लस, ठीक है, a प्लस डाला, a प्लस डाला। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिखो, फंक्शन तो वही था हमारे पास, √2 साइन x प्लस पाई बाई 4। अब यहां पर क्या ले लोगे? x इज इक्वल टू a प्लस h। तो x जब हमारा टेंडिंग टू a होगा तो h हमारा टेंडिंग टू 0 होगा। अब इसका इस्तेमाल कर लेंगे, रिप्लेस कर लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 साइन लिखा, और x की जगह लिख दोगे a प्लस h प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब देखिए a प्लस बी वाला फॉर्मूला इसमें भी इस्तेमाल कर दो, साइन h टेंडिंग टू 0 √2, और यहां बन गया वैल्यू, देखिए इन दोनों को एक साथ ले लिया, a प्लस पाई बाई 4 को, और h को अलग कर लिया, तो लिख सकते हो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये वैल्यू लिख ली। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए यहां पर, ये तो रहा √2, और यहां h 0 पुट करोगे cos 0 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन a प्लस पाई बाई 4, और यहां साइन 0 0 होता है, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहां से देखिए ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कहां गई? ये वैल्यू और ये, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब फंक्शन की वैल्यू रह जाती है, उसको भी देख लेते हैं। तो f हम लोग a पर निकाल रहे थे, तो इस फंक्शन में a पुट कर दीजिए, तो √2 साइन a प्लस पाई बाई 4। अब देखिए ये वैल्यू ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दिस वैल्यू, दिस इज ऑल इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दिस इज फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ a इज ऑल इक्वल टू दिस वैल्यू √2 साइन a प्लस पाई बाई 4। हेंस हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। मैंने एट लेंथ आपको करके दिखा दिया, लॉजिकल भी आप कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये डिट्टो सेम है। इस फंक्शन को यहां पर जो आप बनाओगे माइनस साइन आएगा। सेकंड बी देखो, बी की वर्किंग एकदम सेम आने वाली है, बस ये फंक्शन बन क्या जाएगा? ये जो फंक्शन लिखा हुआ ये जो प्लस है माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी √2, जो फंक्शन बनेगा √2 साइन x माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा ना, देखो ये देखो ध्यान से, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4। पूरी वर्किंग सेम है, बाकी तो पूरी सेम है। तो कहीं से अगर ये सवाल समझ में आया है तो बी पार्ट आप ना कर पाए इसकी संभावना नहीं है, तो ये बी पार्ट तो आप कर लेंगे। अब रही बात सी पार्ट की, तो सी को भी समझ लेते हैं, लगे हाथ हम लोग। अब देखिए सी पार्ट की बात करते हैं, तो सी में आपको दिया f(x) इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, तो आप क्या करें, 1/2 लिख लें और इसको लिख लें 2 साइन x इंटू कॉस x। ये आसान पढ़ देंगे इस तरह के करने पर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 2x बन जाएगा। ये फंक्शन हमारे हाथ में आ गया है, वही फंक्शन, फॉर्म चेंज कर लिया इन्होंने। इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, फिर कर लो, लेट a इज एनी रियल नंबर, जनरल नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, और a पर हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी की कहानी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाओ, लिमिट लिखा, x टेंडिंग टू a माइनस लिखा, फंक्शन की वैल्यू डाल दीजिए साइन 2x, ठीक है। अब ये लिखो x इज इक्वल टू a माइनस h, x टेंडिंग टू a, तो s टेंडिंग टू 0। ये तो हम लोग करते ही आए, अब तक तो आपको याद हो गया होगा कैसे किया जाता है। a को h पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो लिमिट करते हैं h पर, हमने इसको तब्दील कर दिया, 1/2 लिखा, साइन लिखा, 2 लिखा, और x की जगह हमने a माइनस h पुट कर दिया। ये देखिए
कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान, आपने 11 में थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा है तो ये सब जान रहे होंगे। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये रहा हाफ, 2 से अंदर कर दो मल्टीप्लाई, क्या समस्या है, 2a माइनस 2h, साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। फिर ओपन कर देंगे हम लोग, लिमिट s टेंडिंग टू 0 हाफ साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ये वैल्यू हो गई। अब लिमिट s टेंडिंग टू 0 लगा दो भाई, s टेंडिंग टू अगर 0 होगा तो 2h टेंडिंग भी 0 होगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यहाँ। अब वैल्यू डाल दो, तो हाफ का रहा हाफ, यहां पर आ जाएगा 2h 0, तो cos 0 होता है 1, तो ये वैल्यू आ गई साइन 2a, और यहां साइन 0 आ जाएगा, 2h की जगह 0 डालोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या आई, हाफ साइन 2a, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और फंक्शन हमारा हाफ साइन 2x चल ही रहा था। अब सिचुएशन क्या हो गई, x को a प्लस h ले लो बेटा। अब x की वैल्यू जब a की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू हमारी 0 की तरफ जाएगी, सब आप जानते ही हैं, कई बार कर चुके हैं हम लोग। अब इसको h पे रिप्लेस कर देते हैं, तो s टेंडिंग टू 0 पर आ जाओ, हाफ लिखा, साइन लिखा, 2 लिखा, और x की जगह रिप्लेस किया a प्लस h। फिर आगे चलते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 हाफ, और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a प्लस 2h, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, वो a माइनस b का बना था। तो चलिए क्या है इसमें, लिमिट s टेंडिंग टू 0 हाफ, अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a और साइन b, ठीक है सर। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, अगर h टेंडिंग टू 0 है तो 2h टेंडिंग भी 0 होता, उसमें कोई समस्या तो है नहीं। तो ये वैल्यू आप cos 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा साइन 2a, और यहां साइन 2h है तो 2h 0 होगा तो साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, खत्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ चुकी है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं a पर, तो फंक्शन हमारे हाथ में ये था, आप x की जगह a पुट कर दीजिए, साइन 2, और इस x की जगह a पुट कर दिया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू a पर, एक कोई जनरल पॉइंट था, कोई रियल नंबर था, हाफ साइन 2a के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बात खत्म हो गई, प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं आप, मैंने डिटेल्ड बताया। बाकी स्टेटमेंट से जो मैंने शुरुआत में दिया था वहां से भी प्रूविंग अगर करते हैं आप, मान लीजिए 3-4 नंबर का सवाल नहीं तो तक करने की जरूरत नहीं है, वो भी कहीं से गलत नहीं है, एब्सोल्युटली ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि उन्होंने सीखा है, एनसीईआरटी से ही सीखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 22। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, और देखिए 22 में भी वही बातें सब सीखी है, लेकिन तोड़ तोड़ के 3-4 इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर दी, क्वांटिटी चेक कराइए। एक तो स्टेटमेंट से ही हम कह सकते हैं, देखिए कोसाइन एग्जांपल्स जब कर रहे थे तो साइन एक्स फंक्शन को हम लोगों ने प्रूफ किया था, और इसी तरीके से बोला था कि कॉस एक्स फंक्शन की भी क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। जो अभी इन्होंने मेथड किया उसी से कॉस एक्स की भी क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आप कॉस एक्स लेने वाले हैं, तो कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर करने का तरीका अभी जो हम लोगों ने प्रूविंग की है, अगर आप देखें, एक में सवाल करता हूं, बाकी सारे सवाल उसी मेथड से आप करते हुए जा सकते हो, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो cos x की अगर क्वांटिटी हमें चेक करनी हो तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट कोई x a इज ए रियल नंबर, और हम लोग इसी पे क्वांटिटी चेक कर रहे हैं जनरल पॉइंट पर a पर। तो लिमिट ले लीजिए x टेंडिंग टू a माइनस, तो cos लिखोगे x लिखोगे। अब यहां पर x को लिख लो a माइनस h, तो अगर x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, ठीक है। अब इसको यहां पर आप लिखो लिमिट, इसको h पर रिप्लेस कर लो, और cos लिखो
x की जगह रिप्लेस करके लिख दो a माइनस एच बेटा। अब ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस बी का फॉर्मूला है तो लगा दीजिए आप। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये लगा दिया हम लोगों ने, cos का फॉर्मूला लगा दिया। आगे h रिप्लेस कर दो, जब h करोगे तो sin h 0 होता है तो ये तो वैल्यू हो जाएगी पूरी 0 हमारी, ये बचेगी, h डालोगे cos 0 1 होता है तो ये आ जाएगा cos a। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट में बेटा जाओगे तो लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और फिर cos x लिखोगे। अब यहां पर लिखोगे x बराबर a प्लस एच, x टेंडिंग टू a होगा तो s टेंडिंग टू 0 होगा, आप ये जानते ही हैं। फिर वही काम, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h पे चेंज कर दो, cos x की जगह डाल दो a प्लस एच, cos a माइनस बी था, ये cos a प्लस बी है तो इसको लिख दोगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये फॉर्मूला लगा दिया। h की वैल्यू 0 पुट कर दो, आप जानती है साइन 0 ही होते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 0 और h डालोगे 0 हो जाएगा 1, cos 0 1 होता है तो वैल्यू आ जाएगी cos a। यहां से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जिसकी वैल्यू cos a थी, राइट हैंड लिमिट जिसकी वैल्यू cos a थी, दोनों इक्वल आ चुकी हैं। फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लो, करने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो फंक्शन की वैल्यू कहां चेक करनी थी, a पर, क्योंकि a हमारा जनरल पॉइंट था, कोई भी रियल नंबर था और फंक्शन था cos x, तो cos x हमारा फंक्शन था। अब a की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा cos a। अब आप जान रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की a पर वैल्यू सब की सब आ जाती है cos a के बराबर, यानी fx इज इक्वल टू cos x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है जैसे sin x था। ये cos x को प्रूव करने का तरीका है। अब देखिए बाकी जो बातें हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं जिससे cos x कोसेंट की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन लिया आपने, इसको लिख लो 1 अपॉन cosec है तो cosec x, बिल्कुल आराम से sin x, इसको sin x लिख सकते हो। अब इसको अगर आप चाहें इसको तो आप थ्योरम लगा सकते हैं fx अपॉन gx वाली, बिना किए भी कह सकते हैं, और करना चाहे तो ये sin x को दिखा दीजिए कि sin x हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इसी तरीके से, और फिर आप कह दीजिए कि fx की जगह कांस्टेंट फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस, gx की तरह sin x कॉन्टिन्यूअस, तो ये रैशनल फंक्शन fx अपॉन gx भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। और इस स्टेटमेंट के माध्यम से भी सीधे कह सकते हैं, क्योंकि sin x बस यहां पर क्या है, sin x हमारा 0 उस डोमेन में फॉल नहीं करेगा, और इससे आप कह सकते हैं cos x हमारा कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ पा रहे हैं ना, sin x हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए जो यह आपने थ्योरम पढ़ रखी थी कॉन्सेप्ट वीडियो में, यार 1 से 20 तक के एग्जांपल्स में जो कराया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें अगर fx कॉन्टिन्यूअस हो, gx कॉन्टिन्यूअस हो और gx की वैल्यू 0 नहीं हो, ना ये डिफाइन ही नहीं रह जाएगा, तो ये जो रैशनल फंक्शन होता है इसके दौरान भी आया है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। fx की जगह कांस्टेंट फंक्शन है हमेशा कॉन्टिन्यूअस, gx की जगह sin x है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये पूरा cosec x भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यही काम आप cot tan जितने भी पूछेंगे cot में भी लगा दीजिए। cot x है यहां पर, तो cot x को क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x, करने की जरूरत भी नहीं है आपको। cos x कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, sin x कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, hence cos x upon sin x is continuous everywhere। इस तरह से इसकी क्वांटिटी चेक की जा सकती है। और बेसिक अगर केवल cos x की चेक करनी हो कि भाई sin x या cos x को कंटिन्यूअस कैसे कह पा रहे हैं, तो sin x की बात हमने देखी थी एग्जांपल में कैसे कह पा रहे हैं, और cos x मैंने करके दिखा दी कि कैसे कह पा रहे हैं। अब इन दोनों की बातों से आप पूरा एग्जाम्पल पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ आते हैं, और 23 बोलता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर ऑफ फंक्शन वेयर, जो जहां ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है उसकी चर्चा करने की बात कर रहा है ये। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें भी अगर आप बात देखें तो जब x इज लेस देन 0 होगा, ये कई जगह मैं समझा चुका हूं आपको, फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूं। केस 1 जब हमारा x इज लेस देन 0 है, केवल जब ऐसी बातें हैं तो ये फंक्शन हमारे हाथ में क्या है बेटा, sin x अपॉन x, ये फंक्शन हमारे हाथ में है।
हम ये जानते हैं कि sin x हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हम ये जानते हैं कि नीचे वाला x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, fx अपॉन gx अभी जो चर्चा की थी, यानी हमारा fx भी कॉन्टिन्यूअस है, gx भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, जिसे बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा बशर्ते gx जीरो नहीं होना चाहिए। तो gx जीरो है ही कहां, x इज लेस देन जीरो बोला है, जीरो थोड़ी बोला है, तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी x इज लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन पूरी तौर पे कॉन्टिन्यूअस है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छी बात। अब केस 2 ले लो बेटा, जब बात करेंगे x इज ग्रेटर देन जीरो, इस फंक्शन की चर्चा करते हैं, तो यहां पर जब आप आओगे तो फंक्शन हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। यानी x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो, ध्यान से देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, दोनों के लिए पक्की तौर पे ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं। तो कहां पे दिक्कत हो सकती है, तो दिक्कत हो सकती है x इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि जीरो पर इसने पूरा फंक्शन ने अपना स्वरूप बदल दिया है, अपना फॉर्म बदल दिया है, अपना फॉर्म चेंज कर दिया है। जीरो से जरा सा बड़ा लेते हैं तो ये आता है, इक्वल टू लेते हैं तो ये आता है, लेस देन जीरो लेते हैं तो ये आता है। तो हमें कहां पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, अब जीरो पर, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस हमने देख लिया, ठीक है। तो नाउ वी आर केस नंबर 3 लेते हैं और वी आर चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी, वैलिडेटिंग द कॉन्टिन्यूटी, वेरीफाइंग द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पर हम चेक करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो से जरा सा छोटा ये फंक्शन आ गया, तो इसको लिखोगे साइन x अपॉन x। अब क्योंकि साइन x अपॉन x क्या होता है, 0/0 में 1 होता है। अब यहां अगर आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, बात करने के बाद इसको लिख सकते हो, x को रिप्लेस करो 0 माइनस h से, ठीक है, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी x टेंडिंग टू जीरो, तो s टेंडिंग टू जीरो। बात समझ में आती है। अब यहां पर पकड़ो लिमिट s टेंडिंग टू जीरो कर दो, माइनस प्लस का खेल खत्म, और x की जगह रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h, तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब ऊपर वैल्यू बची साइन s टेंडिंग टू जीरो, साइन माइनस h अपॉन माइनस h। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आप ये जानते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी, शायद मुझे इधर कर लेना चाहिए वरना इधर जगह कम बचेगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट s टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू रखोगे आ जाएगा आंसर 1। ये आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में आ जाओ तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे चेक कर रहे थे, जीरो प्लस, और फंक्शन जीरो से बड़े में x प्लस 1 देते हैं भाई साहब, ये देखिए यहां पर दिख रहा है ना। अब जीरो पुट कर दीजिए, ये वैल्यू हो गई 1। RHL और LHL दोनों बराबर हैं, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की वैल्यू हम लोग जीरो पर चेक कर लेते हैं क्या है, तो जीरो पर लोगे तो फंक्शन क्या क्या अवेलेबल है, x प्लस 1, x की जगह जीरो डाल दो, तो ये वैल्यू होगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, ये सब के सब किसके बराबर है, 1। इसका मतलब है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्यों, क्योंकि जब ये जीरो से छोटा था तो कॉन्टिन्यूअस था, जीरो से बड़ा था तो कॉन्टिन्यूअस था, जब जीरो के बराबर है तो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं मिलेगा जिसपे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें बोला है डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाई, ये fx की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, जब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, और जीरो है जब x की वैल्यू जीरो के बराबर है। तो इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये पूछा ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो जीरो पर हम लोग चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी को, बाकी जगह ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x इज लेस देन जीरो जब लोगे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन fx इंटू gx, ये भी कॉन्टिन्यूअस, साइन x x की जगह 1 अपॉन x है और x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कॉन्टिन्यूअस। x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए फिर यही फंक्शन,
फिर से कॉन्टिन्यूअस। कहां पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है? इक्वल टू 0 पर। आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि जब आप, मैं एक बार समझा देता हूं फिर से, कई बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। केस 1 जब बनाओगे पूरी बात समझने के लिए और लेते हो x इज लेस देन 0, तो इसमें ही तो फॉल करेगा। अब इसमें जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। इसको, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना gx, और साथ में ये फंक्शन ले लो hx। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह, और साइन x फंक्शन भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। डोमेन का मतलब x तो 0 के बराबर है नहीं है। ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस बाय थ्योरम सीखे हुए हैं। और यही चीज जब आप लोगे x इज ग्रेटर देन 0 केस 2 में, फिर से ही फंक्शन मिलेगा, फिर वही लॉजिक लग जाएगा। तो यानी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कहां पर हमको दिमाग लड़ाना है? x इक्वल टू 0 पर, कि भाई यहां कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की क्या सिचुएशन है। तो यहां आ जाओ और हम लोग नाउ वेरीफाइंग द कॉन्टिन्यूटी या चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी, चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। बाकी मैंने बातें बता दी आपको, एग्जाम में आए तो पूरा अच्छे से आप लिख सकते हैं, समझ में क्योंकि आया होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम लोग। तो लिमिट लगाया आपने, x टेंडिंग टू 0 पे दिख रहे हैं माइनस, और fx के लिए 0 के बराबर नहीं है, तो x स्क्वायर साइन 1/x, ये फंक्शन की कहानी बन जाती है। अब ये क्योंकि यहां पर साइन आ जाता है फंक्शन, तो अक्सर हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते हैं आसानी के लिए, 0 माइनस h, x टेंडिंग 0, ये कई सवालों में हम लोग कर चुके हैं, तो आप देख ही रहे होंगे। अब यहां पर लिमिट लिया, h पे चेंज कर दीजिए, x की जगह रिप्लेस कर दीजिए आप 0 माइनस h, और साइन लिखा 1/x की जगह 0 माइनस h। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, बात पकड़ में आ रही होगी। 0 माइनस h का मतलब हो गया माइनस h का स्क्वायर, और यहां भी बचा साइन माइनस 1/h। थोड़ा बड़ा कर लिख देता हूं, ये रहा h। ठीक है, अब यहां पर आप h की वैल्यू ये जब करोगे तो ये h स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ गया कितना, फिर से लिख लो भाई, चलो एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ये h स्क्वायर आ गया, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस बाहर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आ गया, और ये आ गया साइन 1/h। अब साइन को सीधे रखोगे तो इन्फिनिटी एंगल चला जाएगा, तो इस तरह से तो बनाते नहीं, 1/h करके सेट करना पड़ेगा। तो अब इसको लिखते हैं नीचे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक h यहां पड़े रहने देते हैं। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी। अब ये h टेंडिंग टू 0 जब डालोगे बेटा यहां पर, तो यहां पर जब यहां पर देखिए साइन 1/h की कहानी देखिए, साइन 1/h में जब डालोगे तो मान लो ये 0 रख दिया आपने, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी कुछ भी हो, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी एंगल लिख दो, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच ही रहती है, तो होगी तो ये फाइनाइट क्वांटिटी ना, गिनती ही होगी कोई -1 +1 के बीच की है उसके बराबर। तो उस सिचुएशन में अगर ये कोई नंबर है जो -1 और +1 के बीच है या उसके बराबर है, और ये वैल्यू क्या है 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ये 0 आ गया। देखिए बात पकड़ में आई होगी वाली आपकी। अब आगे बात समझते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में आ जाओ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फिर x स्क्वायर साइन 1/x, फिर x को लिखोगे 0 प्लस h, और x टेंडिंग टू जब 0 है तो h टेंडिंग टू 0 है। ये सब बातें आप जान रहे हैं, काफी देर से हम लोग कर रहे हैं। तो लिमिट ली, h पे चेंज कर दिया, x की जगह पुट कर दो 0 प्लस h का स्क्वायर, साइन और 1 नीचे वैल्यू थी 0 प्लस h, ये 0 प्लस h, ये वैल्यू डाल दी। अब यहां पर करोगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा h स्क्वायर, और फिर वही कहानी, ये बचेगा साइन 1/h। अब साइन 1/h की वैल्यू भी कुछ भी डालोगे तो ये तो क्या होने वाला है,
ये होने वाला है वही कोई गिनती आ जाएगी, -1 + 1 भी फाइनाइट नंबर, ये वैल्यू फिर दे देगा आपको 0। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं हम लोग 0 पर कितनी आ रही है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर दे रखी थी 0। इस सिचुएशन से क्या हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू 0 के बराबर है। दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्यों एवरीवेयर? क्योंकि हम लोग तो पहले ही देख चुके थे x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो कॉन्टिन्यूअस था ही, और x इक्वल टू 0 के लिए हमने चेक कर लिया तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, और 25 में देखिए क्या बोलता है, लिखा है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस वन। अब फिर वही सिचुएशन, अगर आप पूरी बात समझना चाहें, मैं थ्योरेटिकल बताता हूं, लिखूंगा नहीं क्योंकि कई बार मैं लिख चुका हूं। x इज लेस देन 0 की जब बात करेंगे, भाई एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? हर जगह। तो हर जगह में 0 पे ये कहानी चेंज कर रहा है तो 0 पे टेस्ट करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी, बड़ी अच्छी बात। 0 से अगर छोटी हो कहानी तो क्या होगी? तो x अगर 0 से छोटी है तो ये फंक्शन आएगा। हम जानते हैं कि sin x कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, cos x कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो fx माइनस gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। थ्योरम आपने देखा था ना कि एक दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका प्लस और माइनस भी कॉन्टिन्यूअस होता है बाय थ्योरम, जो सीखी है। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गए, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही कहानी हो गई। तो ये x की वैल्यू जब लेस देन 0 है या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस सिचुएशन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमें अब चेक करना है 0 पर। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि 0 पर कॉन्टिन्यूटी का सिचुएशन क्या है। तो चेकिंग द या वेरीफाइंग द कॉन्टिन्यूटी, दी कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक करने वाले हैं? एट x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी की सिचुएशन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते साहब, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब 0 के बराबर नहीं तो ये आ जाएगा sin x माइनस cos x। अब आप सीधे वैल्यू अगर पुट कर दीजिए 0 0 तो sin x होता है 0 और cos x होता है 1, तो ये -1 आ जाएगा। देखो अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फिर वो 0 के बराबर नहीं तो sin x माइनस cos x की ही कहानी बनी। अब इस कहानी में फिर से 0 पुट कर दो तो sin x होता है 0, sin 0 0 और cos 0 1, फिर से आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब हम देखते हैं कि f0 की वैल्यू कितनी है। तो f0 की वैल्यू देखिए तो -1 के बराबर है। तो इससे क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की खुद वैल्यू 0 पर बराबर है। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए तो पहले ही हमने बात कर ली थी। अब ये कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0 के लिए भी है। तो ये फंक्शन हमारा पूरी तौर पे सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं, और 26 में देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू चाहिए। ये देखिए यहां पर k है, सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स इन द एक्सरसाइजेस 26 to 29। ठीक है, अभी की चर्चा करें 26 नंबर की, तो ये x इज इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा बोलता है। और अगले वाले जो 27, 28 और 29 नंबर सवाल होंगे उसमें भी लिख के देगा। ये एग्जामिनेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है। चलिए करते हैं, x इज इक्वल टू π/2 पे ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 पर, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू π/2 पर बराबर होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फंक्शन f π/2 पर उतनी ही वैल्यू लेना चाहिए जितनी लिमिट की वैल्यू आ रही है। चलिए देखते हैं। तो लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और लिखते हैं इसको लिमिट s टेंडिंग टू π/2 के ऊपर छोटा सा माइनस, और जब x की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं है तो ये है cos x अपॉन π-2x। आप समझ पाए होंगे ये वैल्यू क्यों ली गई है, क्योंकि ये π/2 के बराबर नहीं थी तो ये फंक्शन चूज किया गया है। अब ऐसे में cos वगैरह में जब ये π/2 आता है तो अक्सर आप s टेंडिंग टू 0 कर लिया करें, उससे क्लैरिटी ज्यादा मिल जाती है। तो हम लोग लेके चलते हैं इसको, यूज करते हैं x इज इक्वल टू π/2 माइनस h, क्योंकि x छोटा था π/2 से, तो π/2 माइनस h। अब x टेंडिंग टू π/2 अगर होगा तो x टेंडिंग टू 0 होगा, ये आप पहचानते हैं।
आगे चलते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, k लिखा, x की जगह रिप्लेस कर देंगे हम लोग π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, तो k लिखा, cos लिखा, π/2 माइनस h लिखा बेटा, आगे चलो, पाई लिखा, -2 लिखा, और इस x की जगह π/2 माइनस h लिखा। ये देखिए आगे चलते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसको लिखा k, cos 90 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा है ना, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये वैल्यू हो गई sin h। ठीक, अब ये था पाई -2 π/2 माइनस h करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये वैल्यू आ गई। इस पाई से ये पाई उड़ गया, कट गया। अब ये हाथ में क्या आया, देखो हाथ में आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 k साइन h, और इस 2h का ये 2 इधर कर लो, h इसके साथ कर लो। अब आप पहचान गए होंगे ब्रैकेट लगाने के बाद h टेंडिंग टू 0 पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 साइन थीटा अपॉन थीटा, क्लास 11 से सीखते आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारी, k/2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकली वो k/2 निकली। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, इसी के बराबर होनी चाहिए साहब। तो ये रही राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू। अब फंक्शन तो वही है हमारा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ये फंक्शन क्यों लिया है, क्योंकि हमारी ये वैल्यू π/2 से थोड़ी सी बड़ी है, बराबर थोड़ी है। अब यहां पर x की वैल्यू ले लो π/2 प्लस h, तो x टेंडिंग टू π/2 डालोगे तो h टेंडिंग टू 0 मिलेगा। ये बात समझ में आती है अपने को। अब रिप्लेस कर दो इसको h से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h है, यहां लिखा k cos x, x की जगह रख दो π/2 प्लस h। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा आपने पाई -2 और x की जगह वैल्यू पुट कर दी π/2 प्लस h। आगे चलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर वैल्यू आ जाएगी k cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन h, और ये वैल्यू क्या हो गई यहां पर नीचे पाई माइनस 2h। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस साइन बाहर ले लो इधर, और इसे बना दिया साइन h। ये -2 को इधर ले लेते हैं, h इसको बना लिया, माइनस से माइनस कट गया, और ये वैल्यू अगर लोगे तो ये आ जाएगी 1, यानी हमारी k/2 भी वैल्यू निकल आई। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट k/2 के लिए बराबर है, तो फर्स्ट क्लास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, π/2 पे हम लोग चेक कर रहे थे पूरी कहानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो f π/2 कितना है, तो π/2 पर इसकी वैल्यू दे रखी है, देखिए 3, तो ये है गया 3। अब फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x = 2 हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट π/2 जो कि 3 के बराबर है, सब बराबर होना चाहिए। तो ठीक है साहब, ये लिमिट लिखी हुई है k/2, ये k/2 थी, ये k/2 थी, और ये 3 थी। तो k/2 = 3, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो अगर हमारा k की वैल्यू हम 6 ले लेते हैं तो ये फंक्शन हमारा π/2 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आना चाहिए, और इसका इस्तेमाल भी कई जगह होता मिलेगा। जेईई मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे आपको। चलिए आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे है, जैसा हमने देखा था कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस कब, जब ये कॉन्टिन्यूअस हो x = 2 पर, जो अपनी पीछे टाइटल पढ़ा था ना कि 3-4 सवालों में ऐसा करना है। तो k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो x = 2 पर इसको कॉन्टिन्यूअस बना दे। ठीक है साहब, तो हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू, कहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 2 पर, तो 2 माइनस, अब ये 2 के बराबर नहीं है, 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कहानी kx²। समझ गए, k की वैल्यू पुट कर दो 2, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 2 to 4 4k आ जाएगा, बहुत आसान।
राइट हैंड लिमिट में आ जाओ साहब, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी है, दैट इज 3। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ नहीं कर सकते हैं, 3 बन गया। अब फंक्शन एट 2, तो 2 पे x इक्वल टू 2 के एक्स स्क्वायर था ना, ये फंक्शन मिला के एक्स स्क्वायर, और यहां वैल्यू पुट कर दोगे x की 2, तो आ जाएगा 4k। अभी तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए, LHL, RHL और फंक्शन जिस पॉइंट पर क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, और ये हमारी निकल के आई थी, ये देखिए 3 दिख रही है यहां से। अब तो LHL कितना है, LHL है 4k, RHL है 3 और F2 कितना है, दिस इज ऑल्सो 4k। तो सब बराबर होना चाहिए, यानी 4k की वैल्यू 3, यानी k की वैल्यू 3/4। आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। देखो फंडा समझे तो फटाफट सवाल हो जाते हैं। तो k की वैल्यू 3/4 अगर आ जाती होगी तो हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और इस तरीके से आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और 28 में देखिए कैसे करेंगे, सब वही सवाल चल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए जब ऐसी होनी चाहिए k की वैल्यू कि x इज इक्वल टू पाई पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, वही सब सिस्टम। लिमिट लगाया x टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो पाई से थोड़ा सा छोटा, और पाई से थोड़ा सा छोटा तो ऊपर वाले फंक्शन में आ जाओगे, पाई से छोटा वाली कहानी यहां चल रही है। इसे करेंगे kx प्लस 1। ठीक है, अब यहां k की वैल्यू पाई डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई k प्लस 1। भाई x टेंडिंग टू पाई है ना, तो x की जगह पाई डाल दिया, तो पाई k प्लस 1 हो गया काम। राइट हैंड लिमिट में आ जाओ साहब, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई में छोटा सा प्लस, पाई से थोड़ा बड़ा है, तो ये आ गया साहब cos x। ठीक है, अब cos x आ गया, तो ये क्योंकि x वाली वैल्यू इसको 0h में बैठाना पड़ता है बार बार हम लोगों को। x को ले सकते हो पाई प्लस h, x टेंडिंग टू पाई होगा तो h टेंडिंग टू 0 होगा, तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और cos लिखो और x की जगह वैल्यू डाल दो पाई प्लस h। कुछ नहीं, x की जगह पाई प्लस h। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस cos h। अब इसको जब h 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, इसकी वैल्यू हो गई -1। आप समझ पा रहे होंगे, ये वैल्यू हो गई -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर करनी है, भी करेंगे हम लोग। और फंक्शन की वैल्यू पाई पे देख लेते हैं क्या आ रही है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है पाई पर, तो पाई के लिए ये इनइक्वालिटी दे रखी थी, तो ये फंक्शन चूज करना होगा अपने को। अब यहां x की जगह पाई पुट कर दो, तो वैल्यू आ गई k पाई प्लस 1। अब फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पाई पर बराबर होनी चाहिए। ठीक है साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है हमारी, पाई k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट क्या थी हमारी, -1, और f पाई क्या था, k प्लस 1। तो इसमें तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हम चूज करते हैं पाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो पाई k की वैल्यू कितनी हो गई, -2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, -2 अपॉन पाई। तो अगर k की वैल्यू -2 अपॉन पाई हम ले लें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई पर। तो इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आगे करते हैं 29th वाला। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। और 29 में देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है सेम। हमें k की वैल्यू निकालनी है जिससे कि x इज इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो वही सिस्टम, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस 5 से छोटी वैल्यू है यानी kx प्लस 1 है। अब x की वैल्यू 5 पुट कर दो यहां पर, तो 5 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5k प्लस 1, ये देखो 5k प्लस 1, इसकी कहानी सेट। अब राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 5 के ऊपर छोटा सा प्लस, तो 5 से बड़ा है यानी ये वैल्यू है 3x माइनस 1 5 फंक्शन, ये देखिए यहां से। अब x की वैल्यू 5 पुट कर दो तो 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, और फंक्शन की दूसरी वैल्यू यानी x बराबर 5 पर क्या है इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो f5 पर x इक्वल टू 5 पर ये kx प्लस 1 फंक्शन होगा।
अब यहां पर x की वैल्यू 5 पुट कर दो तो वैल्यू हो गई 5k+1। तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए हमारी कॉन्टिन्यूटी के लिए। ये सब तो आप कई बार मैंने लिख दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 5k+1, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा कहां गया 10, और F5 था 5k+1। ये तो दोनों बराबर है, इसकी कहानी बनी। अब इसकी कहानी बनी तो आ गया 5k, 1 उधर गया तो आ गया 9, तो k की वैल्यू हो गई 9/5। तो इसका आंसर हो गया 9/5। तो k की वैल्यू अगर 9/5 है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। और इस तरीके से 29 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, और 30 पे देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड क्या a और b आप पढ़े हुए हैं, देखिए इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन हमको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चाहिए, ए और बी की क्या वैल्यू हो। तो पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर चाहिए इसको। तो एवरीवेयर के लिए कहां हमें एक्चुअली टेस्ट करने की जरूरत है कॉन्टिन्यूटी, तब हम उसको फिट करें। तो देखिए अगर x की वैल्यू 2 से छोटे ले लोगे, केवल 2 से छोटी, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हर जगह होता है। तो x इज लेस देन 2 के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 पर इसने वैल्यू बदली तो 2 पे चेक करना पड़ेगा हमको, हमें कॉन्टिन्यूटी 2 पर चेक करनी पड़ेगी। और 2 और 10 के बीच आएंगे तो यही फंक्शन होल्ड करेगा, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा x+b, तो ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बात खत्म। फिर 10 पे देखिए, 10 से थोड़ा सा बड़ा तो ये, 10 से थोड़ा सा छोटा तो ये, यानी 10 पे पूरा फंक्शन बदल रहा है। तो हमें 10 पर भी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा, या ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ए बी इस तरह की वैल्यू ले कि कॉन्टिन्यूअस हो। और अगर ये 10 से बड़ी वैल्यू है तो ये 21 है, कांस्टेंट फंक्शन है, फिर कॉन्टिन्यूअस। यानी पूरी कहानी में, यानी इस फंक्शन को पूरी तौर पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए अगर इन 2 पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी करा दें तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होंगे। ये लॉजिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली आपके दिमाग में चला जाना चाहिए, जो चला गया होगा। तो इन 2 की बात करते हैं। अब अभी बात करते हैं x बराबर 2 पे कॉन्टिन्यूटी सेट करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब है 2 से छोटा 5 आ जाएगा। अभी कांस्टेंट फंक्शन है, x है ही नहीं, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए साहब, लिमिट x टेंडिंग टू 2 के ऊपर छोटा प्लस। अब 2 से प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा है। अब 2 से थोड़ा सा बड़ा लोगे तो इसके अंदर फॉल करोगे, x+b लिखना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा ax+b। x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये वैल्यू है 2a+b। अब फंक्शन की वैल्यू क्योंकि 2 पर चेक कर रहे थे तो f2 भी चाहिए हमको। तो f2 कितना है, इक्वल टू का साइन यहां पे लगा हुआ है, x = 2, 5 वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा 5। अब x = 2 पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू 2 पर जो कि 5 के बराबर है, सब बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 5 थी ही हमारी, राइट हैंड लिमिट हमारी 2a+b थी और ये 5 थी। तो एक रिलेशन हमको बना मिला यहां से 2a+b = 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी तरीके से ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड के लिए यानी 10 के लिए बात करते हैं। तो हम लोग अब किस पे चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, या कैसे फिट करेंगे ए और बी कॉन्टिन्यूटी के लिए। ये कॉन्टिन्यूअस करा दिया है तो ए बी में ये रिलेशन होना चाहिए, लेकिन बोलता है वैल्यूज बताओ, तो ये रिलेशन एक यहां से मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 10 के ऊपर छोटा सा माइनस। अब 10 से छोटा है तो ये इस वाले में फॉल करेगा, ax+b में, और x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो 10a+b आ जाएगी वैल्यू। समझ पा रहे होंगे आप। राइट हैंड लिमिट में बेटा आ जाओ, तो लिमिट ले ली, x की वैल्यू 10 के ऊपर थोड़ा सा प्लस, बड़ा है तो 21 है, कांस्टेंट फंक्शन का कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो 21 हो गया। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू 10 के ऊपर, लिमिट चेक कर रहे हो ना 10 के ऊपर, तो f10 की वैल्यू हो जाएगी 21। अब तीनों बराबर होना चाहिए क्वांटिटी के लिए, RHL, LHL और फंक्शन एट 10। तो LHL की वैल्यू है 10a+b और RHL की वैल्यू है 21 और 21। तो इससे एक और रिलेशनशिप मिल गई, यही लिख देता हूं
10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। तो ये देखिए बी बी सेम है ना, तो 2 - 1 कर दो। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दी हमने, तो सेकेंड इक्वेशन में से और सरल एकदम लिख देता हूं, एकदम बढ़िया 21, और ये आया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, घटा दिया आपने, b से b कैंसिल हो गया, 8a और 21 में से 5 चला गया तो वैल्यू आ गई 16। तो अब यहां से आप जान गए a की वैल्यू कितनी है, 2। अब a की वैल्यू 2, जो छोटे हैं यानी छोटी वैल्यूज इसमें 1 में पुट कर दो, पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 लिखा, a की जगह फिर आपने 2 डाल दिया, ये a था यहां पर, प्लस b हमें निकालना है, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी b की वैल्यू आ गई 1। यानी a हमारा 2 हो और b हमारा 1 हो तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा। इस तरह से ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, आपके लिए यूजफुल है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, और 31 करने के लिए आपको मुझे थ्योरम थोड़ी याद दिलानी पड़ेगी। जो कॉन्सेप्ट वीडियो में एग्जाम्पल 1 to 20 करते वक्त जो वीडियो थे उसके अंदर थ्योरम थी, और वो थ्योरम क्या बोलती थी बेटा कि अगर कोई फंक्शन हमारा, जैसे गॉस फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन को आप लिखते थे g ऑफ f ऑफ x। तो वो ये बोलते थे कि अगर हमारा fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान से सुनिए, अगर fx हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उस fx की वैल्यू पे gfx भी कॉन्टिन्यूअस है, समझिएगा, fx हमारा कॉन्टिन्यूअस, ये थ्योरम थी, fx कॉन्टिन्यूअस और g इस fx की वैल्यू के लिए ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस इस वैल्यू के लिए, तो ये गॉफ हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता था। ठीक है, ये उन्होंने एग्जाम्पल में किए भी था। इसी का इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। देखिए कैसे करने वाले हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसी थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे इसमें, और फटाक से क्वेश्चन होने वाले हैं। ये फंक्शन हमें देखिए दे रखा है cos x स्क्वायर। अभी कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो एक फंक्शन fx इस्तेमाल कर चुके हैं, तो एक हम लेते हैं gx, और gx फंक्शन को मान लो क्या, x स्क्वायर फंक्शन, और एक hx फंक्शन ले लो जिसे हम कह देंगे cos x फंक्शन। अगर अब इसको हम बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हॉग हो गया ना, हॉग कैसे, h ऑफ g ऑफ x x, यानी h जैसे कैसे हो गया भाई, h की जगह gx की जगह डालोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और एच एक्स स्क्वायर, तो x की जगह x स्क्वायर डालोगे तो cos x स्क्वायर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, इस सेटिंग से, ये दिमाग से सोच के वैसे दिख जाता है 2-4 प्रैक्टिस करने के बाद। और यही फंक्शन हमारा क्या है, fx। यानी अगर हम किसी तरीके से साबित कर दें कि सिस्टम हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो fx हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और ये साबित हो गया देखते ही देखते। देखिए कैसे, अभी जो हमारा हॉग फंक्शन है, ये यहां पे देखिए, ये gx हमारा कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यानी ये जो h gx लिखा है, बड़ा बड़ा लिखता हूं, h gx जो लिखा हुआ है, इसमें gx हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि gx हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था, बहुत अच्छी बात, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। और fx स्क्वायर, अब ये h की जगह hx ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, हमारा hx जो फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो जब आप x स्क्वायर रखोगे तो hx स्क्वायर, ये cos x स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि cos x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये hx स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हमारा दिस हॉग फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और यही फंक्शन हमारा बराबर था fx के, तो fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कहानी कहां से लिखी है, जो कॉन्सेप्ट वीडियो थे जो एग्जाम्पल में दिया है उससे बाय थ्योरम, उस थ्योरम का प्रूफ नहीं दिया है किताब में, हमारे कोर्स से बाहर की बातें।
उस थ्योरम को एज ए स्टेट किया, उस पे 2 एग्जांपल्स भी थे जो हम लोगों ने किए थे, उसी का इस्तेमाल करोगे तो फटाक से निकलेगा। अदरवाइज कुछ और करने का प्रयास करेंगे तो लंबाई, लेंथ और ब्रेथ इसकी काफी बढ़ जाएगी। होने को तो कर ही लेंगे, ऐसा क्या है, पीछे पड़ जाएंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन ये एक सरल मेथड है, 3 स्टेप में आंसर आता है। तो अगर आप इस चीज को भूल रहे हैं या फर्स्ट बार आपने एग्जाम्पल, कई बच्चे एग्जाम्पल्स को नहीं लगाते हैं, ऐसी आदत रहती है सीधे एक्सरसाइज पे जंप करो थोड़ा सा पढ़ के, वो ठीक नहीं रहता है। तो आप रिविजिट कीजिए, पिछले वाले लेक्चर को देखिए और आपकी समझ में 100% आ जाएगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी में दी गई थ्योरी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, एग्जांपल्स लगाइए और एक्सरसाइजेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। और केवल एनसीईआरटी की नहीं निकलेंगी, आपकी जेईई मेंस की भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये सोचेंगे जल्दी से मैं एक्सरसाइज खत्म कर लूं थोड़ा सा पढ़ के, तो हो सकता है कुछ सवाल निकल आए और कुछ में कॉन्सेप्चुअली आप वीक रह जाएं, तो ऐसा मत करिएगा। इसलिए मैं पूरा आपको डिटेल्ड स्टडी करवा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 32 नंबर पर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 32 भी वही कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो ये भी हॉग फंक्शन की कहानी है, हॉग फॉग जो भी बोल लो। एक फंक्शन हमको दे रखा है मॉडुलस फंक्शन ऑफ कॉस एक्स, कंपोजिट फंक्शन है। gx एक फंक्शन ले लो बेटा, जिसे cos x कह दो आप। एक hx फंक्शन ले लो जिसे मॉडुलस ऑफ x कह दो। तो ये कहानी क्या बन जाती है, ये कहानी बन जाती है हॉग। हॉग का मतलब क्या हुआ है, h ऑफ g ऑफ x, और h लिखा, gx की जगह अगर आप पुट करोगे cos x तो h ऑफ cos x आएगा, और ये x की जगह cos x पुट कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ cos x, और मॉडुलस ऑफ cos x ही हमारा fx फंक्शन है। तो ये सेटिंग जमा दी हमने, ये आराम से आप जहां प्रैक्टिस करेंगे कंपोजिट फंक्शन को पकड़ पाएंगे आप बहुत जल्दी। जानना जरूरी भी है, आगे डिफरेंशिएशन वगैरह में इस्तेमाल खूब होते हैं। अब आप जानते हैं यहां पर ये जो gx फंक्शन है, gx हमारा क्या, cos x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो gx हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए gx अगर कॉन्टिन्यूअस है cos x, तो यहां पर आ जाओ, g ऑफ gx ये कॉन्टिन्यूअस था, h ऑफ gx, hx हमारा कॉन्टिन्यूअस था फंक्शन, और इस cos x के लिए भी हमारा ही कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि hx हमारा कॉन्टिन्यूअस, अगर x की जगह हम cos x डाल देंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि hx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। gx हमारा कॉन्टिन्यूअस हो और h इस gx के लिए कॉन्टिन्यूअस हो, जो कि है, तो हमारा हॉग कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमारा यहां से क्या हो गया, हॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, और हॉग फंक्शन ही हमारा fx के बराबर था, इसलिए हमारा fx कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसलिए बाय थ्योरम आप इन चीजों को आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से कंपोजिट फंक्शन बनाइए, यहां शो कीजिए कि gx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरीवेयर एंड hx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, और h ऑफ gx ये इसके लिए डिफाइंड है। देखिए h ऑफ gx इसके लिए तो ये भी सबके लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो जो भी वैल्यू यहां देगा उसके लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हॉग कॉन्टिन्यूअस हो गया। हॉग कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। इस तरह से एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हम कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे थे। अब ये हमारा देखिए, इस फंक्शन को अगर हम fx ले लें और इसे बोल दें साइन मॉडुलस ऑफ x, तो एक फंक्शन आप कंसीडर कर लो gx को मॉडुलस ऑफ x, और दूसरे hx को ले लो साइन x। ये देखिए बन गई कहानी। अब आपको क्या करना है कि इसमें कौन सा फंक्शन क्या लेना है, तो आप ले लो h ऑफ हॉग फंक्शन। फिर से हॉग फंक्शन लोगे तो f ऑफ g ऑफ x ऐसे बनाओगे। h लिखा, gx की वैल्यू क्या थी, मॉडुलस ऑफ x, और x hx में x की जगह मॉडुलस ऑफ x डालो तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x विच इज इक्वल टू fx। फिर वही कहानी, अब gx देखिए कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो gx मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, बहुत अच्छी बात है। और हमारा hx फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, तो जो gx की वैल्यू निकलेगी, जो भी वैल्यू निकलेगी कॉन्टिन्यूटी में, उसका h gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब है हॉग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। If hog function is continuous everywhere, then fx is continuous everywhere. ये क्या है, ये थ्योरम थी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं 3 सवाल उसी पे बेस्ड हैं, तो उस थ्योरम को समझिए और ये करने का प्रोसेस हो गया।
कि हम जो शो कर देते हैं कि कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं और कंपोजिट फंक्शन में दिखाते हैं कि अंदर वाला gx कॉन्टिन्यूअस हो और h ऑफ gx भी कॉन्टिन्यूअस हो, तो हॉग कॉन्टिन्यूअस है और हॉग हमारा fx के बराबर है तो fx कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम लोग, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं और देखिए जैसा इन्होंने बोल रखा है, इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। अब आपको याद होगा जैसे स्टेटमेंट से बात करें जो हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी सीखी थी कि fx प्लस माइनस, यहां के लिए मैं माइनस कर देता हूं gx। अगर हमारा fx कॉन्टिन्यूअस है, हमारा gx कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा fx माइनस gx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा था एज ए अलजेब्रा। तो यहां पर अगर मैं कंसीडर कर लूं gx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और hx की वैल्यू ले लूं मॉडुलस ऑफ hx प्लस 1। दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर हैं। तो ये जो gx माइनस hx है ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, जो कि बराबर है हमारी इस क्वेश्चन के हिसाब से fx के बराबर। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बिकॉज gx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, hx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ध्यान से देखो तो ये पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर जो कि fx के बराबर था। तो बाई स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। और अगर ये थ्योरम थी, अलजेब्रा थी, आसानी से हो जाएगा। अगर आप अलजेब्रा नहीं यूज करना चाहते तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन तब इसकी लेंथ और ब्रेथ बढ़ जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन फंक्शंस को कई भागों में तोड़ना पड़ेगा। वो उस तरफ मैं नहीं ले जाना चाहता हूं। आप करना चाहेंगे तो x है ना, मॉडुलस ऑफ x को पहले 0 के इर्द गिर्द तोड़ना पड़ेगा, फिर एक फंक्शन लेना पड़ेगा x प्लस 1 के इर्द गिर्द, x इज इक्वल टू माइनस 1 के इर्द गिर्द। तो उन दो कई टुकड़े आप करेंगे, फिर कई जगह आप पॉइंट चेक करेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, लेकिन करिएगा नहीं उससे, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे ये फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फंक्शन अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं कि ये ढूंढते हैं कहां कहां ये 0 हो सकता है, ये कहां कहां ये मॉडुलस अपना साइन बदलेगा। एक तो 0 हो गया और ये फंक्शन 0 होगा तो x बराबर -1 पे 0 हो रहा है। तो आप जो इंटरवल बनाएंगे वो इंटरवल बनाते हैं, एक बनाते हैं x इज लेस देन 0 और एक बनाते हैं x बराबर 0 की कहानी जो बनेगी x इज ग्रेटर देन 0, फिर x बराबर लेस देन, इधर चले आओ ऊपर, लेस देन -1, फिर एक बनेगी x बराबर -1, एक बराबर -1। इस तरह से कई टुकड़े बन जाएंगे इंटरवल्स के, फिर आप सवाल को करेंगे। तो उस तरफ मत जाइए, केवल लॉजिक के लिए आपसे बात कर रहा था, समझाने के लिए। कोई लॉजिक नहीं है उतना लंबा चौड़ा करने को, क्योंकि जब हमारे पास थ्योरम्स हैं और एनसीईआरटी में गिवन थ्योरम्स हैं बिल्कुल, तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। एक एक सवाल में डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है, केवल इसलिए कि आपको कंफर्ट मिले और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।